हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ़। आज की इस नशिस्त में मैं आपको बताऊंगा कि पैराडाइम और मेथडोलॉजी में क्या फ़र्क है, क्या हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते तो फिर ये किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। पैराडाइम से शुरू करते हैं जी। अ पैराडाइम इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड एंड शेयर्ड फ्रेमवर्क और मॉडल विद इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन और कम्युनिटी। यानी पैराडाइम जो है वो किसी भी डिसिप्लिन के अंदर या किसी भी कम्युनिटी के अंदर जो एक वाइडली एक्सेप्टेड और शेयर्ड, जिसको लोग अंडरस्टैंड करते हैं, इसका मतलब है उस फ्रेमवर्क को कहा जाता है या मॉडल को कहा जाता है। इट represents a set of beliefs, practices, and assumptions that define how a particular subject or a field should be approached, studied, and understood. And this is very important. These three words are very important. कि जो पैराडाइम होती है या पैराडाइम्स होती हैं वो सेट ऑफ बिलीव्स होती हैं, ये फ़िलोसॉफिकल होते हैं, फिर उस बिलीव्स को हम प्रैक्टिस करते हैं और ये एजम्पशंस होते हैं जो ये डिफ़ाइन करते हैं कि हम किसी भी फील्ड के अंदर किसी सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करते हैं, यानी कंसेप्चुलाइज कैसे करते हैं, दैन स्टडी कैसे करते हैं, दैन उससे कंक्लूजन कैसे ड्रा करते हैं या अंडरस्टैंड उसको कैसे करते हैं। सो पैराडाइम सर्व एज ओवर आर्किंग परस्पेक्टिव दैट गाइड रिसर्च। पैराडाइम जो है वो रिसर्च को गाइड करती हैं, थेरीज को गाइड करती हैं, मैथडोलॉजीज़ को गाइड करती हैं, एंड द इंटरप्रटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। सो किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इसका मतलब है किसी भी पैराडाइम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो हम एनालिसिस करते हैं, उसकी जो इंटरप्रटेशन करते हैं, उसको भी पैराडाइम गाइड करती है। क्योंकि हर पैराडाइम के अंदर जो रिसर्च है उसमें डाटा अलग से कलेक्ट होता है, सवाल अलग से बनते हैं, फिर उन सवाल के जवाब देने के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटा की इंटरप्रटेशन होती है। सो एवरी पैराडाइम हैज़ अ डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ रियलिटी, नॉलेज, वैल्यूज़, ऑल दिस। ये हम आगे जाके इस पर थोड़ी सी डिटेल से बात भी करेंगे। ज़रा पैराडाइम की डेफिनेशन देख लेते हैं जो एक वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। ए पैराडाइम इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स दैट गाइड्स एक्शन। ये पहले वाली बात है जो भी हमने की है। वेदर ऑफ एवरीडे गार्डन वैरायटी और टेकन और एक्शन टेकन इन कनेक्शन विद अ डिसिप्लिन इंक्वायरी। ग्यूबा 1990 पेज नंबर 17। ये ग्यूबा की बुक है पैराडाइम डायलॉग, जिसके अंदर से ये डेफिनेशन एज इट इज़ मैंने आपके लिए साइट की है। तो पैराडाइम को अकायद का एक सेट कहते हैं जो किसी भी एक्शन को गाइड करती हैं, चाहे वो कोई रोज़मर्रा जैसे कोई गार्डन वैरायटी है या कोई डिसिप्लिन इंक्वायरी है, कोई हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको जो है हम पैराडाइम कहते हैं। थॉमस कुहन, अ फिलोसोफर ऑफ साइंस, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम इन हिज वर्क द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। ये साइंटिफिक स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस थॉमस कुहन ने किताब लिखी थी जिसके अंदर उसने कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। According to Kuhn, scientific communities operate within dominant paradigms until a paradigm shift known as paradigm shift until a shift known as paradigm shift occurs, leading to a new way of understanding and explaining phenomena. Kuhn 1962। Kuhn का ये मानना था, वो ये समझता था कि जो भी साइंटिफिक नॉलेज क्रिएट होता है, जो प्रॉब्लम्स इन्वेस्टिगेट होते हैं, जो हम नॉलेज क्रिएट करते हैं, वो किसी एक डोमिनेंट पैराडाइम के अंदर होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर जो वो पैराडाइम है वो रिप्लेस हो जाती है और एक नई पैराडाइम आ जाती है जिसको एक नया डोमिनेंट ख्याल कहते हैं। तो इस एक पैराडाइम से दूसरी पैराडाइम तक का जो सफ़र होता है, कौन कहता है कि उसे पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, कि किस तरह पैराडाइम जो है वो शिफ्ट होती है। तो ये जो पैराडाइम और पैराडाइम शिफ्ट का तसव्वुर है, ये दोनों जो हैं वो कुहन ने दिए थे। अब इस बहस को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। पैराडाइम को लोग डिफरेंट नाम से जो है वो पुकारते हैं। डिफरेंट स्कॉलर्स हैव यूज्ड डिफरेंट नेम्स फॉर पैराडाइम। सम कॉल देम वर्ल्ड व्यू। थ्रेसफुल 2017 जो इनकी रिसर्च डिज़ाइन बुक है, मिक्स मेथड और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड डिज़ाइन जिसको ये कहते हैं, उसमें ये जो पैराडाइम है उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उससे हम वर्ल्ड व्यू कहते हैं। सम कॉल देम एज सेट ऑफ बिलीव्स। ग्यूबा पेज नंबर 1990 जो इनकी किताब है, ये इसको सेट ऑफ बिलीव समझती हैं। अदर्स हैव कॉल्ड देम पैराडाइम्स। ये ग्यूबा और इनके कुलीग जो है 2000 और मर्टन्स 1998, ये इसको पैराडाइम्स कहते हैं और इन्होंने इस तसव्वुर को बड़ा फिर पॉपुलराइज़ किया कि इन्होंने इनकी ओंटोलॉजीज़, एपिस्टेमोलॉजीज़, एक्सियोलॉजीज़, आगे जाके हम बात करते हैं जो पिलर्स होते हैं किसी पैराडाइम के, उनको डिफ़ाइन किया।
एपिस्टेमोलॉजीज़ एंड मैथडोलॉजीज़, दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। क्रॉटी 1998 जो है वो इनको एपिस्टेमोलॉजी या मैथडोलॉजीज़ कहते हैं। हालांकि एपिस्टेमोलॉजीज़ जो हैं वो और चीज़ होती हैं, मैथडोलॉजीज़ और चीज़ होती है और पैराडाइम और चीज़ होती है। असल में पैराडाइम जो है वो एपिस्टेमोलॉजीज़ और मैथडोलॉजी से बनी होती है, यानी ये उनके सबसेट होते हैं। सो ये भी एक बड़ी कन्फ्यूजन का सबब है। और अब ब्रॉडली कंसीव मैथडोलॉजीज़ न्यूमैन, तो जो न्यूमैन है ये जो सोशल रिसर्च मेथड बुक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस, ये बड़ी पॉपुलर बुक है सोशल साइंसेस के अंदर। ये इसके अंदर पैराडाइम्स को मैथडोलॉजीज़ कहते हैं। ये भी एक कन्फ्यूजन का बड़ा सबब है, क्योंकि मैथडोलॉजीज़ जो है वो पैराडाइम का एक हिस्सा है। आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि पैराडाइम्स जो हैं वो मैथडोलॉजीज़ को गाइड करती हैं। आगे जाके इसमें मैं जब मैथडोलॉजीज़ के सेक्शन पे बात करता हूँ तो इससे मैं बड़ी वजाहत से बात करूँगा। सोशल साइंसेस पैराडाइम्स आर लिस्टेड एज, तो सोशल साइंसेस के अंदर जो पैराडाइम्स हैं वो उनके ये पॉपुलरली हम इन 4 पैराडाइम्स की बात करते हैं: पॉजिटिविज़म, पोस्ट पॉजिटिविज़म, इंटरप्रेटिव पैराडाइम और क्रिटिकल पैराडाइम। तो ये 4 पैराडाइम जो सोशल साइंसेस के अंदर जो है हम यूज़ करते हैं या स्कॉलर जो है वो यूज़ करते हैं। पिलर्स जो हैं पैराडाइम किस चीज़ से बनी होती हैं? पैराडाइम के 4 पिलर होते हैं जिससे पैराडाइम खड़ी होती है, जिन एलिमेंट से पैराडाइम बनी होती है या जिन ब्रिक्स से पैराडाइम जो है वो बनी होती है। ऑन्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ रियलिटी, हकीकत क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी आप कह लें। एपिस्टेमोलॉजी, द स्टडी ऑफ नॉलेज, द थ्योरी ऑफ नॉलेज, इल्म क्या है, हकीकी इल्म क्या है, कौन सा इल्म हकीकी है। हाउ रियल इज़ द रियल, व्हाट वी नो इज़ द रियल, जिसे हम हकीकत समझते हैं क्या वो वाकई हकीकी नॉलेज है। ये सारे सवाल जो हैं ये एपिस्टेमोलॉजी में आते हैं या ये एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं। थ्योरी ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन हैं या थ्योरी क्या होती है। एक्सियोलॉजी है द स्टडी ऑफ वैल्यूज़, के जो वैल्यूज़ होती हैं, कस्टम्स होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, आइडियालॉजी होती है, क्या इनका नॉलेज की तख्लीक में कोई किरदार होता है, तो इसे हम एक्सियोलॉजी कहते हैं। दैन मैथडोलॉजी, हाउ द नॉलेज इज़ गेन्ड और हाउ द स्टडी इज़ कंडक्टेड। तो मैथडोलॉजी बुनियादी तौर पे हमें बताती है कि ये जो 3 चीज़ें हैं जिनसे पैराडाइम बनी होती है और ये चौथी चीज़ है, अगर इनको हम हासिल करना चाहते हैं, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, तो मैथडोलॉजी एक्चुअल प्रैक्टिकल साइड ये हमें बताती है कि हम नॉलेज कैसे हासिल कर सकते हैं। या अगर नॉलेज को हमने स्टेट किया है कि वो रियल नॉलेज है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्टिव है, वो ट्रांसफॉर्मेटिव है, वट एवर वी मे कॉल इट, तो पैराडाइम्स के मुताबिक, तो उसको हासिल कैसे करना है मैथडोलॉजी हमें ये बताती है। तो अब हम अपनी जो डिस्कशन है इसको मैथडोलॉजी पे लेके आते हैं। पैराडाइम्स की हमने इन 3 स्लाइड्स के अंदर बात कर दी है कि पैराडाइम क्या होती है, फिर पैराडाइम्स के लिए कौन से डिफरेंट नाम यूज़ होते हैं, एंड देन जो पैराडाइम्स के हैं वो पिलर्स के हैं। लेट्स नो टॉक अबाउट द मैथडोलॉजी और फिर एक कंपैरिजन ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि पैराडाइम और मैथडोलॉजी के अंदर क्या फ़र्क है। मैथडोलॉजी is the practical expression or extension of a paradigm. This is very important, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि जो मैथडोलॉजी और पैराडाइम है लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, यानी सेम ही नाम दोनों चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जो मैथडोलॉजी है ये प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है, इजहार है या प्रैक्टिकल एक्सटेंशन है पैराडाइम की। यानी आप ये कह लें कि पैराडाइम जो है वो फ़िलोसॉफिकल साइड है और जो मैथडोलॉजी है वो प्रैक्टिकल साइड है। इससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ग्यूबा 1990, दैट इज़, ये बड़ी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है ऑन पैराडाइम्स। इसके ग्यूबा की बुक का नाम है द पैराडाइम डायलॉग, बहुत अच्छी किताब है अगर इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंपीटिंग पैराडाइम्स इन द सोशल साइंसेस। दैट इज़, वंस अ रिसर्चर अडॉप्ट्स अ पैराडाइम, अ वर्ल्ड व्यू अबाउट रियलिटी एंड नॉलेज, यानी हकीकत क्या है, इल्म क्या है, वंस ये रिसर्चर डिसाइड कर लेता है, then methodology become the logical and operational plan that puts the worldview into practice in actual research। फिर methodology उस नॉलेज को, ये जो रियलिटी और नॉलेज है उसको हासिल करने के लिए, उसको गेन करने के लिए एक ऑपरेशनल प्लान बन जाता है जो उस वर्ल्ड व्यू को, उस रियलिटी को, उस नॉलेज को हम प्रैक्टिकली गेन करते हैं, हासिल करते हैं। ग्यूबा के मुताबिक दिस मीन्स द मैथडोलॉजीज ग्रोज आउट ऑफ, यानी जो मैथडोलॉजी है वो पैराडाइम से निकलती है और एक्सटेंड्स द पैराडाइम्स, ये पैराडाइम्स को एक्सटेंड करती है। इट इज़ द अप्लाइड और प्रैक्टिकल डायमेंशन ऑफ द फिलोसॉफिकल बिलीव्स। तो फिलोसॉफिकल बिलीव्स जो उन्हें हम पैराडाइम्स कहते हैं, तो ये पैराडाइम्स जो हैं उनका अप्लाइड या प्रैक्टिकल डायमेंशन होती है। यानी हम ये कह सकते हैं इसको आसानी की खातर
in layman language, if we want to differentiate between paradigms and methodologies या paradigm and methodology, कि जो paradigms होती हैं या paradigm जो होती है वो philosophical side होती है और जो methodology होती है वो practical या applied side होती है. So इससे मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी. ये मैंने आगे इसकी थोड़ी सी वजाहत भी की है. क्रैसवेल इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं उस पर मैंने थोड़ा सा इसको एक डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. द फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू इन्फ्लुएंसेस द प्रोसीजर ऑफ रिसर्च, दैट इज द चॉइस ऑफ मेथडोलॉजी एंड द स्पेसिफिक मेथड्स. क्रैसवेल व्यूज मेथडोलॉजी एज द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ए पैराडाइम, यानी पैराडाइम जो है वो फिलोसॉफिकल है, वो बताती है कि हकीकत क्या है, इल्म क्या है, वैल्यूज़ क्या है. तो मेथडोलॉजी इन चीज़ों को ऑपरेशनलाइज करती है कि मैयर कैसे करना है, इन चीज़ों को हासिल कैसे करना है. कैसे ये करती है? ट्रांसलेटिंग एब्स्ट्रैक्ट अजम्पशंस लाइक ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी. तो जो मेथडोलॉजी है वो जो फिलोसॉफिकल बिलीव्स हैं जिसे हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं, द स्टडी ऑफ रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ नॉलेज, एंड एक्सियोलॉजी द स्टडी ऑफ वैल्यूज़, इनको क्या करती है? ट्रांसलेट करती है इनटू अ प्रैक्टिकल डिज़ाइन फॉर इंक्वायरी, कि प्रैक्टिकली हमने उस नॉलेज को गेन कैसे करना है, उस नॉलेज को हासिल कैसे करना है. इस बात को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं जी. एक नए स्कॉलर को लेके आते हैं, क्रोटी. मेथडोलॉजी इज द स्ट्रैटेजी, प्लान ऑफ एक्शन, प्रोसेस और ए डिज़ाइन लाइन बिहाइंड द चॉइस एंड द यूज़ ऑफ ए पर्टिकुलर मेथड्स. अच्छा, ये थोड़ी सी बड़ी कन्फ्यूजिंग डेफिनेशन है. इवन देन मैं इसको क्यों लेके आया मैं आपको बताता हूँ. ये डिज़ाइन तो नहीं होती. मेथडोलॉजी इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम डिज़ाइन. मेथडोलॉजी और डिज़ाइन को हम इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते. ये एक हमारी जो है वो क्लैरिटी यहाँ पे होनी चाहिए. तो मेथडोलॉजी क्या करती है? इट लिंक्स द चॉइस एंड यूज़ ऑफ मेथड टू द डिज़ायर्ड आउटकम. मैं इस लाइन के लिए जी इसको मैंने यूज़ किया है. अगरचे ये डेफिनेशन क्रोटी की बहुत कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मैंने इसके लिए यूज़ किया और फिर नीचे मैं इसको चूँकि थोड़ा सा वजाहत कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने इस डेफिनेशन को, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल बड़ी क्लैरिटी के साथ बता सकता हूँ कि मेथडोलॉजी और डिज़ाइन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. डिज़ाइन पे मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स मौजूद हैं इफ़ यू वांट टू हैव अ comprehensive understanding about different designs in social sciences. It links the choice and use of method to design in accordance with the theoretical perspective paradigms. यानी जैसी पैराडाइम होगी वैसे ही आपकी मेथडोलॉजी होगी. यानी पैराडाइम दूसरे लफ्ज़ों में गाइड करेगी कि आपकी मेथडोलॉजी कौन सी होगी. क्रोची explicitly connects methodology as the bridge between paradigm philosophical stance and method specific techniques. तो सबसे पहले देखें पैराडाइम आती है, फिर मेथडोलॉजी आती है अगर हम लॉजिकली बात करें, फिर डिज़ाइन आता है और फिर मेथड्स आते हैं. ये जो हायरार्किकल एंड लॉजिकल सीक्वेंस है रिसर्च की वो ये है. तो इसलिए ये इन अकॉर्डेंस विद द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को इसने पैराडाइम कहा हुआ. तो यहाँ भी इसने इंटरचेंजेबली एक डिफरेंट वर्ड जो है वो पैराडाइम के लिए यूज़ किया है. ये ज़रा स्कॉटलैंड की डेफिनेशन जो है ये और ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा वजाहत करती है, इसलिए मैंने इसको भी साइट की है. मेथडोलॉजी इज़ द प्रोसीजरल एक्सटेंशन ऑफ ए पैराडाइम. यानी ये एक तरीक़ाकार है जो एक्सटेंड करता है पैराडाइम को. प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क विद इन विच मेथड्स आर सिलेक्टेड एंड इंटरप्रेटेड. तो फिर ये बताता है कि हम किस पैराडाइम से कौन सी मेथडोलॉजी निकलती है और कौन सी मेथडोलॉजी से फिर कौन से मेथड निकलते हैं. एक स्टेप इसने भी स्किप किया है. सारे मेथडोलॉजी से डिज़ाइन आएगा और डिज़ाइन से फिर मेथड्स आएंगे. शी यूजेज द फ्रेज प्रोसीजरल और प्रैक्टिकल एक्सपेंशन ऑफ पैराडाइम. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई आई यूज़ दिस डेफिनेशन कि ये प्रोसीजरल या प्रैक्टिकल एक्सटेंशन है पैराडाइम की, जिसको हम यूज़ करते हैं टू गेन द नॉलेज. एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट Sarantakos. Paradigms are overarching framework that provide the philosophical and theoretical context within which methodology is developed and research is conducted. So paradigm जो है उसके अंदर जो है वो methodology develop होती है. तो particular आगे जाके मैं इसका comparison करूँगा तो आपको ये बेहतर तरीके से मैं इसको explain करूँगा. तो जैसी paradigm होगी वो guide करेगी कि methodology कैसी होगी. तो ये Sarantakos की बुक है, बड़ी सेमिनल टेक्स्ट है रिसर्च के अंदर. सोशल रिसर्च उसका नाम है. उसका चौथे एडिशन में पेज नंबर 31 पे ये डेफिनेशन मौजूद है. इन अदर वर्ड्स, मेथडोलॉजी ट्रांसलेट्स पैराडाइम्स अजम्पशन इनटू स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्वायरी डिटर्मिनिंग द चॉइस ऑफ मेथड एंड टेक्निक्स. IBID का मतलब है सेम. Sarantakos को जब हम दोबारा साइट करेंगे तो उसको IBID कहते हैं. तो ये ट्रांसलेट करती है कि जो फिलोसॉफिकल अजम्पशंस है वो क्या होते हैं. अगेन ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, ये तीन अजम्पशंस होते हैं. तो
मैथडोलॉजी उनको ट्रांसलेट करके हमें बताती है कि हमने नॉलेज हासिल कैसे करना है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको अब जो है वो पैराडाइम क्या है और मैथडोलॉजी क्या है ये फ़र्क मेरे ख्याल में समझ आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके दरमियान हम कंपैरिजन ड्रा करने की कोशिश करते हैं टेबल की सूरत में, ताकि आपको इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। पिलर्स ऑफ मैथडोलॉजी, आप देखें जब हमने पैराडाइम के पिलर्स की बात की थी वो 4 थे, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड मैथडोलॉजी। जबकि जो मैथडोलॉजी के पिलर्स हैं वो 3 हैं, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। तो ये फ़र्क है, चूँकि मैथडोलॉजी पैराडाइम के अंदर आती है इसलिए वहाँ पे 4 इसके अजम्पशंस थे। स्कॉलरली पॉइंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, वो गिबा की ही बुक से है कि क्वेश्चंस ऑफ मेथड आर सेकेंडरी टू द क्वेश्चंस ऑफ पैराडाइम। अब जो पैराडाइम है उसके लिए जो कि मेथड कौन सा होगा ये बड़ा सेकेंडरी सा सवाल है, क्योंकि पैराडाइम जो है वो गाइड करती है मैथडोलॉजी को, मैथडोलॉजी गाइड करती है, जैसा मैंने ये नीचे लिखा हुआ है, डिज़ाइन को, और डिज़ाइन गाइड करता है मेथड को। सो द मेथड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द पैराडाइम until one has decided which paradigm is appropriate. It is impossible to determine which methodology or method will be appropriate. ग्यूबा 1990। सबसे पहले जो है इसका मतलब ये हुआ, इसका खुलासा ये हुआ कि सबसे पहले पैराडाइम हम डिसाइड करते हैं कि हम किस पैराडाइम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, फिर पैराडाइम जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम मैथडोलॉजी डिसाइड करें। और इन समरी अगर कहें तो ये देखिए नीचे मैंने लिखा है, लॉजिकल एंड हायरार्किकल ऑर्डर जो रिसर्च प्रोसेस का है वो ये होगा कि सबसे पहले हम पैराडाइम डिसाइड करते हैं, फिर पैराडाइम हमें हेल्प करती है कि हम मैथडोलॉजी डिसाइड करें, और फिर मैथडोलॉजी से हम रिसर्च डिज़ाइन, और फिर रिसर्च डिज़ाइन से हम मेथड। तो ये लॉजिकल एक स्टांस है कि पैराडाइम, मैथडोलॉजी, रिसर्च डिज़ाइन और मेथड, इनका तयन हम कुछ इस तरह से करते हैं, इनको हम कुछ इस तरह से डिसाइड करते हैं। ये एक रिसर्च के अंदर प्रोसेस है। अब ये नहीं हो सकता कि मेथड पहले आए, फिर डिज़ाइन आए, फिर मैथडोलॉजी आए, फिर पैराडाइम आए, ये ऑर्डर ऐसे नहीं हो सकता। सबसे जो बड़ी है, जो फिलोसॉफिकल अजम्पशंस होते हैं वो पैराडाइम होते हैं। पैराडाइम जो है उसकी जो प्रैक्टिकल या अप्लाइड एक्सटेंशन है वो मैथडोलॉजी होती है। आप देखें बहुत सारे जो आप रिसर्च स्टडीज़ करते हैं, थीसिस करते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, बहुत कम होता है कि आपने कभी हेडिंग जो है वो पैराडाइम दी हो। आपका जो चैप्टर नंबर 4 होता है, समटाइम वो 3 भी होता है, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन को यूजली हम चैप्टर 1 कहते हैं, लिटरेचर को 2 कहते हैं, देन रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च मैथडोलॉजी को 3 कहते हैं। तो हम उसका नाम पैराडाइम नहीं रखते बल्कि मैथडोलॉजी रखते हैं। हालांकि जो मैथडोलॉजी है वो एक्सटेंशन है पैराडाइम की। तो चूँकि जो मैथडोलॉजी है ये प्रैक्टिकल साइड है, ये हम यूज़ करते हैं नॉलेज हासिल करने के लिए, इसलिए मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम जो उस चैप्टर का नाम रखते हैं वो या मैथडोलॉजी रखते हैं, या रिसर्च डिज़ाइन रखते हैं, या मेथड या मेथड्स रखते हैं। बहुत रेयर है कि हम उसका नाम पैराडाइम रखें। हालांकि जब हम मैथडोलॉजी रखते हैं तो हमें पता होता है कि हम किस पैराडाइम के अंदर काम कर रहे हैं। सो लॉजिकल सीक्वेंस जो बनती है वो पैराडाइम, मैथडोलॉजी, रिसर्च डिज़ाइन और मेथड्स बनती है। अब ये इसको मैंने हायरार्किकल ऑर्डर में डाला है जी। पैराडाइम जो है वो वर्ड व्यू है, फिलोसॉफिकल अजम्पशंस है। मैथडोलॉजी, पैराडाइम गाइड करती है कि मैथडोलॉजी क्या होगी, ओवरऑल लॉजिक ऑफ इंक्वायरी है जी। फिर मैथडोलॉजी गाइड करती है कि डिज़ाइन कौन सा होगा रिसर्च, ये ब्लूप्रिंट है, मैप है, प्लान है कि रिसर्च करनी कैसे है। एंड देन डिज़ाइन हमें इस बात के लिए गाइड करता है कि मेथड्स क्या होंगे, टूल्स क्या होंगे, टेक्निक्स क्या होंगी डाटा कलेक्शन के लिए। सो ये ऑर्डर जो है रिसर्च के अंदर याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी ये क्लैरिटी नहीं है कि आपकी पैराडाइम क्या है, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड आप कौन सी मैथडोलॉजी यूज़ करेंगे। एंड वंस you know the methodology, then it's very easy to decide which research design you will use. And if you don't have clarity about the research methodology, it's very difficult to decide which research design is appropriate for the research. And likewise, if we have clarity about the research design, it's very easy to select the research methods. But if we are unable to decide the research design and understand which research design is suitable for our study, then it is very hard और conceptually difficult to understand which methods we will use for collection of data. So ये हायरार्किकल ऑर्डर समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप रिसर्च के अंदर अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं, रिसर्च की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हासिल करना चाहते हैं। अब आएँ जी, आपको बताते हैं कि इनके अंदर हम कंपैरिजन कैसे ड्रा कर सकते हैं। दिस टेबल इज़ अ हार्ट ऑफ दिस ऑल टॉक। If you want to understand the research, so this table is very very important. You must save it and you must understand it if you want to understand the difference between paradigms and methodologies. इस तरफ से पैराडाइम्स हैं जी, ये मैंने 4 पैराडाइम्स लिखी हैं। इधर जो मैंने वो कंपोनेंट लिखे हैं पैराडाइम्स के, और आखिरी मैथडोलॉजी है। सो ये जो वाला पूरा है ये मैथडोलॉजीज़ हैं।
ये वाला जो है वो एक्सियोलॉजीज़ हैं, ये वाला कॉलम जो है यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी है, और इस वाले कॉलम में एक्सियोलॉजी है। तो हर पैराडाइम की मैं आपके सामने ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी जो है उसकी वजाहत करता हूँ, तो मेरे ख्याल में यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि इनके अंदर कंपैरिजन क्या है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिविज्म। अब जो पॉजिटिविज्म है, जो सबसे पहले पैराडाइम की, और ये बुनियादी तौर पे साइंसेस के अंदर पैराडाइम शुरू होती है। साइंसेस से ये सोशल साइंसेस में आई, लेकिन फिर इसके अंदर बहुत से ड्रॉबैक्स थे, दैट्स वाई हम जो है वो फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म की तरफ गए। तो इसके अंदर जो रियलिटी होती है उसे हम रियलिस्ट कहते हैं, रियलिज्म कहते हैं। यानी जो ऑन्टोलॉजी होती है वो रियलिस्टिक होती है कि रियलिटी इज़ ऑब्जेक्टिव, सिंगल एंड कैन बी मेजर्ड। सो रियलिटी ऑब्जेक्टिव है, टेंजिबल है, हार्ड है, सिंगुलर है, यानी हर बंदे के लिए एक जैसी होती है और उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम रियलिस्टिक ऑन्टोलॉजी कहते हैं। फिर जो इसकी एपिस्टेमोलॉजी, उसको हम ऑब्जेक्टिविस्ट कहते हैं कि रिसर्चर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज़ बीइंग स्टडीड। तो रिसर्चर का कोई रोल नहीं होता, जो वो स्टडी कर रहा होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है, यानी उसकी इंटरवेंशन नहीं होती। तो दैट्स वाई वी कॉल इट ए ऑब्जेक्टिविस्ट नॉलेज। सो रियलिटी रियलिस्ट है, नॉलेज ऑब्जेक्टिविस्ट है। देन एक्सियोलॉजी, द रोल ऑफ वैल्यूज़। तो रिसर्च शुड बी न्यूट्रल एंड अनबाइस्ड। सो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं रिसर्चर की, वो रिसर्च के अंदर दाखिल नहीं होती, वो सेट असाइड होती हैं, उनको वो ब्रैकेट कर देता है थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड। और क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी हम यूज़ करते हैं जी पॉजिटिविज्म के अंदर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, मेजरमेंट्स होते हैं और प्रेडिक्शन, वी प्रेडिक्ट द आउटकम विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी। तो ये आप देखें जी, यहाँ पे ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और मेथडोलॉजी। अब हम चलते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर, कि पॉजिटिविज्म से फिर जन्म लिया पोस्ट पॉजिटिविज्म में। जब बहुत ज़्यादा क्रिटिक हुई पॉजिटिविज्म पे कि इसको हम सोशल साइंसेज में वैसे यूज़ नहीं कर सकते जैसे हम नेचुरल साइंसेज में यूज़ करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में, तो फिर उसके नतीजे में पोस्ट पॉजिटिविज्म यानी पोस्ट ऑफ पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म के बाद आने वाली चीज़। तो इसके अंदर जो रियलिटी है, ऑन्टोलॉजी है, उसको हम क्रिटिकल रियलिस्ट कहते हैं कि रियलिटी इज़ रियल बट इनपरफेक्टली नोएबल, ऑब्जर्वेशंस आर फॉलिबल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल रियलिज्म का मतलब ये होता है, ये क्रिटिकल रियलिस्टिक ऑन्टोलॉजी का मतलब ये होता है कि रियलिटी रियल है, मौजूद है, लेकिन हम उसको मुकम्मल तौर पे कभी भी मेजर नहीं कर सकते। और जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, चांसेस हैं कि वो गलत हो सकते हैं, वो फॉलिबल हो सकते हैं, उनके अंदर जो फॉल्स होने का तसव्वुर है, जो रुझान है, जो ट्रेंड है, वो ज़्यादा हो सकता है। सो यहाँ पे रियलिटी ऑब्जेक्टिव थी और हम उस पूरी को अंडरस्टैंड कर सकते थे, मेजर कर सकते थे, कंप्रीहेंड। यहाँ पे रियलिटी रियल तो है, लेकिन वो इनपरफेक्टली नोएबल, हम उसको मुकम्मल तौर पे जान नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म और क्रिटिकल रियलिज्म। दैन यहाँ पे ऑब्जेक्टिविस्ट था, तो यहाँ पे मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिविस्ट है। रिसर्चर स्ट्राइव्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी बट एक्नॉलेजेस लिमिटेशंस। यहाँ पे रिसर्चर मुकम्मल तौर पे ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे हम इंसानों का मुताला करते हैं, सोशियोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, हिस्ट्री में एंड इवन साइकोलॉजी में। तो यहाँ पे रिसर्चर ऑब्जेक्टिव तो होता है, वो कोशिश करता है कि ऑब्जेक्टिव रहे, लेकिन मुकम्मल तौर पे वो ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकता, इसलिए हम इसको मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिविस्ट नॉलेज कहते हैं। एंड देन एक्सियोलॉजी जी, वैल्यू अवेयर, वैल्यूज़ में इन्फ्लुएंस बट शुड बी कंट्रोल्ड। यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो उसके बारे में साइंटिस्ट जो हैं वो अवेयर तो होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ हद तक वैल्यूज़ जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं रिसर्च को। लेकिन यहाँ पे एक मैकेनिज़्म होता है, इसको हम कहते हैं कि वैल्यूज़ में एंटर एट द स्टेज ऑफ डिस्कवरी बट वैल्यूज़ मस्ट बी एक्सपंज फ्रॉम द साइंटिफिक एंटरप्राइज एट द लेवल ऑफ वेरिफिकेशन। यानी टॉपिक सिलेक्शन पे, सुपरवाइज़र सिलेक्शन पे हमारी वैल्यूज़ हमें गाइड करती हैं, हम बड़े सब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो बिकॉज हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, तो एट दैट स्टेज हमारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो रिसर्च से एक्सपेंज हो सकती है। दैट्स वाई वो से वैल्यू अवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्वायरी जो वो वैल्यू अवेयर होती है। देन इसकी मेथडोलॉजी है जी, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड हम यूज़ करते हैं, यानी मिक्स मेथड मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, ट्राईएंगुलेशन करते हैं। ट्राईएंगुलेशन मेथडोलॉजिकल भी हो सकती है, मेथड्स की भी, और इवन ये जो है ये थ्योरेटिकल भी हो सकती है। फाल्सिफिकेशन, तो यहाँ हम प्रेडिक्शन की तरफ नहीं जाते बल्कि फाल्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं। हम अपने मफरूज़े को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और जब हम फेल हो जाते हैं कि अपने मफरूज़े को गलत साबित करें, तो इसका मतलब है कि हमारा मफरूज़ा सही साबित होता है। तो दिस काइंड ऑफ नॉलेज क्रिएशन इज़ कॉल्ड फाल्सिफिकेशन। एंड देन रेप्लिकेशन, हम बार बार रेप्लिकेट करते हैं, तो जितनी बार हम रेप्लिकेट करने में
वही नॉलेज प्रोड्यूस करने में कामयाब होते हैं तो हम कहते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो रेप्लिकेट हो रहा है, वो सही जो है वो क्रिएट हो रहा है। और अगर हम रेप्लिकेट करने में नाकाम हो जाए तो हम कहते हैं कि फाल्सीफाई हो गया नॉलेज, हम सही नॉलेज जो है वो क्रिएट नहीं कर रहे। सो दिस इज़ द मेथडोलॉजी। देन वी कम टू द थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म और इंटरप्रेटिविज्म। इसके अंदर जो ओंटोलॉजी होती है वो सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट होती है या उसको कंस्ट्रक्शनिस्ट भी कहते हैं। रियलिटी इज़ मल्टीपल, सब्जेक्टिव एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरेक्शंस और कम्युनिकेटिव इंटरेक्शंस। तो यहाँ पे रियलिटी, जितने लोग होते हैं उतनी रियलिटीज़ होती हैं, मल्टीपल रियलिटीज़ होती हैं, हर बंदे की अपनी रियलिटी होती है, ये सब्जेक्टिव होती है। फिर जो नॉलेज होता है यहाँ पे जी एपिस्टेमोलॉजी, वो उसको हम सब्जेक्टिविस्ट कहते हैं। नॉलेज इज़ क्रिएटेड between the researcher and the participant, so researcher become the active part of knowledge creation। इसलिए हम कहते हैं कि जो नॉलेज है वो सब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे जो नॉलेज, जो रिसर्चर की सब्जेक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो ओपिनियंस हैं, वो नॉलेज के अंदर वो नॉलेज क्रिएशन का प्रोसेस होती है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सब्जेक्टिव नॉलेज। सो ऑब्जेक्टिव, देन मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिविस्ट एंड देन सब्जेक्टिविस्ट। वैल्यू लेडन होती हैं कि रिसर्च इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट वैल्यूज़। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा होती हैं कि अगर हम उन्हें अपने आप से अलग भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि जो नॉलेज क्रिएशन इंटरप्रेटिव पैराडाइम में होती है या सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट पैराडाइम के अंदर होती है, वो वैल्यू लेडन होती है कि वैल्यूज़ उसका हिस्सा होते हैं। दैन मेथडोलॉजी, इस पैराडाइम के अंदर जो मेथडोलॉजी वो हम क्वालिटेटिव यूज़ करते हैं, समटाइम उसको इंटरप्रेटिव, हर्मेनेटिक्स, फिनोमिनोलॉजिकल भी लोग कहते हैं। सो डिफरेंट नाम हम यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रॉडली हम इसको अगर क्वालिटेटिव कहें तो ये ज़्यादा बेहतर और आसान रहेगा फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग मीनिंग्स, नैरेटिव्स, लिव्ड एक्सपीरियंसेस। सो वो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखें यहाँ पे मकसद प्रेडिक्शन था, यहाँ पे मकसद रेप्लिकेशन था, यहाँ पे मकसद अंडरस्टैंडिंग है। सो अब आपको पता चलेगा कि जब आप किसी पैराडाइम के अंदर ऑपरेट करते हैं तो उसके अंदर रियलिटी भी डिफरेंट होती है, जैसे यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है। नॉलेज भी डिफरेंट होता है, जैसे यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ वैल्यूज़ का रोल भी डिफरेंट होता है जैसे तीनों में। और देखिए मेथडोलॉजीज़ भी डिफरेंट होती हैं। तो अब आपको जो मैं शुरू में बता रहा था कि पैराडाइम्स गाइड मेथडोलॉजीज़, अब आपको गालबन बेहतर इस टेबल के नतीजे में समझ आएगी कि जो पैराडाइम्स हैं वो मेथडोलॉजीज़ को गाइड करती हैं। तो ये फ़र्क है बुनियादी तौर पे कि जो मेथडोलॉजी है वो प्रैक्टिकल एक्सटेंशन है, स्ट्रेटेजिक साइड है, जबकि जो पैराडाइम है वो फिलोसॉफिकल साइड है। अब आखिरी की बात करते हैं जो क्रिटिकल थ्योरी। इसके अंदर जो ओंटोलॉजी होती है वो क्रिटिकल रियलिस्ट होते हैं। रियलिटी इज शेप्ड बाय द सोशल, कल्चरल एंड पावर स्ट्रक्चर्स। इसको बाज़ का जो मार्क्सिस्ट होते हैं या न्यू मार्क्सिस्ट, उसको वो फॉल्स कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। वो कहते हैं कि लोगों की रियलिटी होती है, लेकिन वो रियलिटी जो है वो पावर स्ट्रक्चर से शेप होती है, कल्चर से शेप होती है, सोसाइटी से शेप होती है। तो जो लोग हकीकत समझते हैं बाज़ का, वो फॉल्स कॉन्शियसनेस होती है, यानी उनका जो कॉन्शियसनेस होता है, शऊर होता है, वो फॉल्स होता है, वो हकीकत पे मबनी नहीं होता, लेकिन वो उसको हकीकत पे मबनी समझते हैं। सो ये क्रिटिकल रियलिस्ट है कि जो रियलिटी है वो रियल तो है, लेकिन वो अगेन इनपरफेक्टली नोएबल है और वो फॉलेबल है, मतलब दैट कुड बी फॉल्स। देन द नॉलेज सब्जेक्टिविस्ट एंड डायलॉजिकल। यहाँ भी सब्जेक्टिविस्ट था, यहाँ पे इसके साथ एक लफ्ज़ ऐड हुआ है कि डायलॉजिकल है, यानी नॉलेज इज़ प्रोड्यूस थ्रू क्रिटिक एंड डायलॉग। तो डायलॉजिकल मीन्स it's a continuous dialogue between the different actors. Who are the actors? The society, it's a culture, the power structures. So in critical theory, the epistemology is subjectivist and dialogical. The knowledge is produced through critique and dialogue, and this is a continuous process. And then axiology, value driven, aims to expose power and bring social change. So here the values drive the research. आप देखें यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो रिसर्च में नहीं होती, यहाँ वैल्यू अवेयरनेस होती है, यहाँ वैल्यूज़ लेडन होती है, यानी वैल्यूज़ सबकॉन्शियसली हमारा हिस्सा होती है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ड्राइव करती हैं रिसर्च को। क्योंकि जो क्रिटिकल स्कॉलर्स होते हैं, जो क्रिटिकल पैराडाइम में काम करते हैं, वो कहते हैं कि वैल्यूज़ उनका गाइडिंग प्रिंसिपल होती हैं। वैल्यूज़ तो उनको बताती हैं कि कौन सी रिसर्च करनी है, किन पावर स्ट्रक्चर्स को क्रिटिक करना है, एक्सपोज करना है, और कौन सी चेंज जो है वो लानी है किसी मुआशरे के अंदर। सो एंड देन मैथडोलॉजी जी क्वालिटेटिव और क्रिटिकल। समटाइम कुछ लोग इसको इमेंसिपेटरी भी कहते हैं, कुछ इसको पार्टिसिपेटरी एक्शन भी कहते हैं,
कुछ डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं, कुछ इसको आइडियोलॉजिकल क्रिटिक भी कहते हैं। लेकिन इवन देन अगर हम इस, चूँकि ये क्वालिटेटिव होती है, क्योंकि वैल्यूज़ और पार्ट ऑफ इट, तो हम कहते हैं ये क्वालिटेटिव एंड क्रिटिकल होती है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको हम समराइज़ करें इस गुफ्तगू को, तो आप देखें कि जो चारों ऑन्टोलॉजीज़ हैं, चारों एपिस्टेमोलॉजीज़ हैं, चारों एक्सियोलॉजीज़ हैं एंड 2 मैथडोलॉजीज़ हैं। आप देखें यहाँ एक तीसरी भी बात हुई जिसको मिक्स्ड कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर हम मैथडोलॉजीज़ की बात करें तो क्वांटिटेटिव मैथडोलॉजी है जी, यहाँ पे ये देखें, ये क्वांटिटेटिव मैथडोलॉजी है, देन ये क्वालिटेटिव मैथडोलॉजी है, देन मिक्स्ड की भी बात हुई है, मिक्स्ड मैथडोलॉजी है, देन मल्टी मेथड रिसर्च भी होती है। तो प्रीमैरली स्पीकिंग जो हम ज़्यादातर जो मैथडोलॉजीज़ यूज़ करते हैं वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होती हैं। और फिर समटाइम्स जो है हम ट्रायंगुलेशन करते हैं जिसमें मिक्स मेथड करते हैं, मल्टी मेथड करते हैं। मिक्स मेथड और मल्टी मेथड पे मैं अलग से एक जो है लेक्चर तैयार करूंगा, सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन quantitative, qualitative, mixed method and multi method. In the coming talks I will have a talk on this topic as well for your better understanding. Then these are the sources which I used to prepare this lecture: Creswell, Crotty, Guba, Kuhn, and then Mertens, Newman, Srantakos and Scotland. These are some of very important texts which are very important if you want to have a thorough understanding about paradigm or paradigms or methodology or methodologies. You can use them both in a singular sense or in a plural sense as well. मुझे उम्मीद है कि आज की इस गुफ्तगू के नतीजे में आपकी जो बहुत तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक हैं रिसर्च के अंदर के पैराडाइम और मेथडोलॉजी में क्या फ़र्क है, उसके बारे में क्लैरिटी हुई होगी। इवन देन इफ़ यू हैव एनी पॉइंट, कोई एम्बिग्युइटी है, कोई पॉइंट है जिस पे आप क्लैरिटी चाहते हैं, कोई कमेंट है, you can come to the comments box. I would love to answer all of your queries and questions. Keep watching.